नमस्कार। वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे फिटर टेट थ्योरी का और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसकी 2 क्लास थ्योरी के हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग उसकी थ्योरी की तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? हम लोगों ने पंच यानी कि मार्किंग टूल पढ़ लिए थे, पंच और उसके प्रकार। आज हम लोग आज स्ट्राइकिंग टूल पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। यानी कि हम लोग जितने भी स्ट्राइकिंग टूल्स हैं जैसे हैमर है, तो इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और जो हम लोगों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग वहीं फिल्टर करके मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक, और बेवजह जो समय को बढ़ाते हैं और उलझन को बढ़ाते हैं हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक, तो स्ट्राइकिंग टूल सबसे पहले देख लेते हैं। स्ट्राइकिंग टूल होते क्या है? यानी कि वो ऐसे उपकरण या ऐसे औजार जिसकी सहायता से किसी अन्य औजार पे या उपकरण पे चोट लगा करके कार्य किया जाए। यानी कि हम लोग जब अपने कारखाने में या वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप के फिटिंग संबंधित कार्य या अन्य प्रकार के कार्य करते हैं तो हम लोगों को स्ट्राइक यानी कि चोट पहुंचा करके या कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग चोट लगाने वाले औजार का प्रयोग करते हैं। उसी में एक आता है हैमर। यानी कि हैमर कैसा है? एक स्ट्राइकिंग टूल है, यानी कि हम उस सहायता से किसी अन्य उपकरण पे जैसे चीजल हो गई यानी कि छेनी हो गई या पंच हो गया, मार्किंग करते समय जो हम पंच पे चोट लगा करके निशान बनाते हैं तो हैमर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये स्ट्राइकिंग टूल है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग टूल में हैमर, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हैमर यानी कि हैमर फिटिंग संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए या मार्किंग संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके मटेरियल क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि यानी कि हैमर किस मटेरियल का बना होता है। तो हैमर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील और कास्ट स्टील दोनों ऑप्शन में हमको अवेलेबल हो, यानी कि ज़्यादातर दिया ही जाता है। ITI एक ऐसा एग्जाम है जिसमें किसी भी उपकरण का या औजार का पहले मटेरियल हमको जानना आवश्यक होता है और उसका उपयोग यानी कि उसका जो कार्य का पर्पज है वो जानना होता है हमको। यानी कि 2 चीज़ों पे हम लोग को मेनली फोकस करना होता है, तो मटेरियल पे और उसके कार्य पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। तो हैमर किस मटेरियल बना होता है? हाई कार्बन स्टील और कास्ट स्टील। अगर हम लोग को दोनों ऑप्शन में प्रोवाइड किया गया हो तो हम लोग किस पे सेलेक्ट करेंगे? कास्ट स्टील पे। इसके जगह पे कास्ट स्टील की जगह पे कभी कभी फोर्ज स्टील के नाम से भी हम लोग को ऑप्शन में मिलता है, तो हम लोग फोर्ज स्टील पे उस पर क्लिक करेंगे। ओके, इसके पार्ट्स देख लेते हैं। यानी कि एक हैमर हो गया, हैमर हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील का बना होता है। उसके भाग कौन कौन से होंगे? एक हैंडल होगा जो लकड़ी का बना होगा, एक आई होल होगा, यानी कि जो हैमर में जो बीच में बना होता है, यानी कि जो हैंडल को फिट करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो आई आई एक होल होता है जो इलिप आकार का होता है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार होता है, उसी को आई होल बोला जाता है। और एक फेस होता है, यानी कि आप देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे जो हैंडल को फिट किया गया है, डिफरेंट टाइप के पेन ले लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो एक यहाँ पे है इस टाइप का, और यहाँ तो ये जो होल बना होता है वो इलिप आकार का होता है। आप जब सामने से देखेंगे तो इलिप आकार का होता है, उसी को आई होल बोला जाता है। यानी कि ये इसका क्या साइज होगा? ये आई होल होगा। ठीक, आई होल या और एक कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल आकार का होता है। और ये एक फेस होता है, ये वाला नीचे वाला जो चौड़ा रहेगा वो फेस होता है। ठीक, ये फेस हो गया। और ये ऊपर जो बाल के आकार का होता है वो पिन होता है। इसी के आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसका पिन के आधार पे और उसके वेट के आधार पे। हम लोग आगे इसका डिटेल देखेंगे, वो उसका क्लासिफिकेशन इसी के आधार पर किया जाता है। यानी कि एक पिन हो गया, ठीक, जिसे हमें कम पॉइंट पे ज़्यादा चोट मारने की जरूरत पड़ती है तो उस समय हम लोग पिन वाला यूज करते हैं। जैसे रिवेटिंग करना हो गया तो इसकी सहायता से किया जाता है। और जहाँ पे चौड़ा चौकोर यानी कि स्क्वायर सरफेस की जरूरत होती है फेस की, वहाँ पे हम लोग फेस वाला एंड उपयोग करते हैं।
और यहाँ पे आई होल होता है, उसी में वुडन का हैंडल फिट कर दिया जाता है, और उसी में जो ये इंटरनल टेपर दिया जाता है, यानी कि अंदर की तरफ दोनों से ऐसे आएगा, फिर ये बाहर से भी आता है, यानी कि इंटरनल टेपर रखा जाता है ताकि एक वो जो हैंडल होता है वो ढीला ना हो पाए, और फिर इसमें वेजेज यानी कि जो पच्चर ठोक करके इसको हैंडल को लॉक कर दिया जाता है। ठीक, तो इसका पिन हम लोग देख लिए होता है। और एक चिक, चिक किसको बोलते हैं? जो फेस और पिन को हटाने के बाद जो ये बीच वाला पोर्शन बचता है, इसी को चिक बोला जाता है। ठीक, ये बीच वाला पोर्शन चिक हो गया। ठीक, इसके पार्ट हो गए और इसके मटेरियल हो गए। पार्ट में हैंडल, आई होल, फेस, पिन, चिक। ठीक, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लास यानी क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका स्पेसिफिकेशन अथवा करके स्पेसिफिकेशन। इसका स्पेसिफिकेशन यानी कि जो हैमर होगा उसको हम लोग कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप का हैमर है, तो उसका स्पेसिफिकेशन करने के लिए दो पॉइंट होते हैं। यानी कि पहला पिन या फेस, यानी कि पिन एंड फेस के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की, जैसे कि बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया और स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, ये इस तरह की इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है या स्पेसिफिकेशन किया जाता है। ठीक, फिर ये वाला बॉल इसको बोलते हैं, ये वाला फेस हो गया अपना, और ये वुडन हैंडल हो गया, और ये वाला चीक हो गया। ठीक, तो इसी के आधार पे, और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लासिफिकेशन का, वेट के आधार की, यानी कि कितने ग्राम का है या कितने केजी का है। तो जैसे हम लोग हैंड जो लाइट वेट के लिए जो स्ट्राइकिंग टूल यूज करते हैं वो उसको हैंड हैमर बोलते हैं, और ये लाइट वेट में होता है, यानी कि इसका वेट कितना होगा 0.112 kg से 9.991 kg तक इसका यूज किया जाता है। ठीक, हम लोग के बुक में कहीं कहीं 2 kg तक भी 1.5 kg तक दिया हुआ है, जो लेकिन तो जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादातर पूछा गया है 0.91 हैंड हैमर का, यानी कि जो मैक्सिमम वेट होगा 0.91 kg, ठीक, यानी कि 910 ग्राम। ठीक, इसमें पहले आ जाता है पहले नंबर पे हैंड हैमर, यानी कि ऐसे हैमर जो हाथ की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मार्किंग करते समय या जो कारपेंटरी शॉप है उसमें जो उपयोग किए जाते हैं वो हैंड हैमर कहलाते हैं, और ये हाथ के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका वेट कितना होता है। ठीक, तो इसका वेट हो गया 0.12 kg से 1.5 kg तक। यहाँ पे कभी कभी 9.1 ये भी दिया रहेगा कि BIS के अनुसार जो हैंड हैमर है उसका मैक्सिमम वेट कितना होगा 0.91 kg। ठीक, और ये जनरल दिया रहता है, अगर BIS पूछेगा तो हम ये लेके चलेंगे। इसका वेट हो गया। ठीक, और इसका हैंडल, इसकी हैंडल की लंबाई, यानी कि यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक पूरी जो हैंडल की लंबाई होगी, ये यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कितनी रखी जाती है, तो ये इसका 32.5 सेंटीमीटर ये रखी जाती है। ठीक, यानी कि इसका एक रेंज में हो जाएगा 25 से 35 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जब हम लोग एक एग्जैक्ट डेटा पे आएंगे, एवरेज में आएंगे, तो 32 सेंटीमीटर का ये वुडन हैंडल उपयोग किया जाता है। इसका मटेरियल सबसे ज़्यादा जो हैमर में पूछा जाता है उसका यूज और उसका मटेरियल, तो इसका मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? हाई कार्बन स्टील अथवा कास्ट स्टील अथवा फोर्ज स्टील। अगर यहाँ पे हमको तीनों ऑप्शन में दिया गया हो तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? सबसे पहले हम फोर्ज स्टील पे जाएंगे, उसके बाद कास्ट स्टील पे जाएंगे, उसके बाद हाई कार्बन स्टील पे जाएंगे। ठीक, कभी कभी हो जाता है कि ऐसा तीनों ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन तो जनरली इसमें से तीनों में से कोई एक ही दिया जाएगा। होता तो सब है, लेकिन तो आज कार्य के अनुसार वो चेंज हो जाता है, यानी कि फोर्ज स्टील हैवी कार्य के लिए होता है, और जो जनरल हम लोग वर्कशॉप में अपने एकेडमिक में यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हैंड हैमर। अब हैंड हैमर देख लेते हैं कि हैंड हैमर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले बाल पिन हैमर, यानी कि जो बाल है उसका, उसके आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि ये फेस हो गया, ये क्या हो गया? बाल हो गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पिन। पिन पिन ही यहाँ पे बॉल है, यानी कि पिन किस प्रकार का है? बाल प्रकार का है, तो पिन का आकार बाल की तरह होने के कारण इसका नाम पड़ गया है बाल पिन हैमर। ठीक, नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर, यानी कि जो उसका पिन होगा हैमर का वो वुडन हैंडल के
जो एक्स अक्ष होगा उसका एक्सिस होगा उसके क्रॉस होगा, यानी कि पर 90 डिग्री पे होगा। ठीक, स्ट्रेट पिन हैमर, यानी कि इसका जो पिन होगा अभी जो बाल आकार का जो बना हुआ है यहाँ पे बाल आकार का ना होकर के स्ट्रेट रहेगा, और जो पिन की जो अक्ष होगी स्ट्रेट पिन में हैमर के एक्सिस में होगी, यानी कि एलॉन्ग एक्सिस होगी। और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू हैंडल एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये एलॉन्ग एक्सिस हो जाएगा, यानी कि पैरेलल एलॉन्ग टू हैंडल एक्सिस। ठीक, डबल फेस हैमर में यानी कि जो एक तरफ फेस होगा वही सेम फेस दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक, बाल पिन हैमर में जो पिन होगा वो अपना बाल की तरह होगा, बाल के आकार का, यानी कि गेंद का आकार का, जैसे जो गेंद होता है उस आकार का होगा। ठीक, हम लोग इसके डिटेल देखेंगे वन बाय वन करके चारों का। नेक्स्ट है, फर्स्ट है बाल पिन हैमर, यानी कि इसका जो ये पिन होगा वो बाल के आकार का होगा। ठीक, बाल पिन हैमर ये जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जनरल पर्पज जैसे मार्किंग करना हो गया, रिवटिंग करना हो गया, या जो वर्कशॉप में सीट मेटल में यूज किया जाता है जनरल पर्पज के लिए, चोट लगाने के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए, वो बाल पिन हैमर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि यह बहुत ही साधारण प्रकार का हैमर होता है, और ये अधिकतर उपयोग किया जाने वाला हैमर होता है। इसका फेस फ्लैट और पिन जो होता है बाल के आकार का होता है, यानी कि जो इसका ये फेस है वो कैसा होगा, ये फ्लैट होगा, और इसका जो पिन होगा वो बाल के आकार का होगा। ठीक, बाल के आकार, इसका फेस एंड पिन को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, यानी कि इसके पूरे पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर ना करके, यानी कि ये इस वाले पार्ट को, चीक वाले पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। ठीक, इसको किया जाता है इन दोनों पार्टों को, बाल और फेस को, इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अगर आप बीच वाले पोर्शन को हार्ड एंड टेम्पर कर देंगे तो ये बहुत ही हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा, और स्ट्राइकिंग के समय ये कभी कभी टूट जाएगा, जो हानिकारक होगा अपने लिए और टूल के लिए भी। ठीक, इसका उपयोग देख लेते हैं। ये मार्किंग के लिए, चिपिंग के लिए और रेवेटिंग के लिए, यानी कि यह जनरल पर्पज हैंड हैमर होता है। इसका उपयोग मार्किंग करते समय, यानी कि जो लाइन हम लोगों ने खींचे हैं मेटल पे उसको पक्का करने के लिए, यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए, रिवेटिंग के लिए, चिपिंग के लिए। चिपिंग यानी कि जो वेल्डिंग में हम लोग वेल्ड करने के बाद जो उस पर स्लैग जम जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाते हैं, उसको चोट मार करके उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को चिपिंग बोला जाता है, उस ऑपरेशन को चिपिंग बोला जाता है। और जो हैमर यूज किया जाता है उसको बाल पिन हैमर नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वेट। BIS के अनुसार इसका जो वेट होता है 0.11 kg से, यानी 110 ग्राम से 0.91 kg, यानी कि 910 ग्राम तक यूज किया जाता है। मटेरियल इसका फोर्ज स्टील या कास्ट स्टील। ठीक, अगर ये दोनों दिया गया हो हमारे ऑब्जेक्ट विकल्प में, तो इसमें हम फोर्ज स्टील पे सबसे पहले फोर्ज स्टील पे प्रेफरेंस करेंगे, और उसके बाद कास्ट स्टील पे। ठीक, अगर ऐसा होता है तब, नहीं तो ज़्यादातर ये इसमें से कोई एक ही ऑप्शन दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल। हैंडल इसका वुड लकड़ी का होता है, यानी कि हार्ड लकड़ी का, विदाउट गांठ वाली होता है, और इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर, और जब एग्जैक्ट डेटा में आता है तो कितना हो जाएगा, 32.5 सेंटीमीटर। ये इतना इसकी लंबाई होती है। अगर आप हैमर को यहाँ से ना पकड़ करके, अगर हम हैमर को यहाँ से ना पकड़ के कहीं बीच में पकड़े, इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, यानी कि इंड से कहीं भी हम हेड की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम लोग को लीवरेज कम मिलता है। ठीक, यानी कि आप एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, बल ज़्यादा लगाएंगे, और हम लोग को वर्क डन जो मिलेगा, जो चोट हम जहाँ पे मार रहे हैं वहाँ पे कम चोट लगेगी। ठीक, इसलिए लीवरेज अधिक प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ से पकड़ना चाहिए। ठीक, यानी कि हम लोग को यहाँ से क्लाइंब करना चाहिए उसके इंड दूसरे इंड से। ठीक, और इसी के पैरेलल एक और इमेज में हैमर दिखाया गया है, वो किस टाइप का है, ये इसका भी ये फेस का, ये जो फेस है वो फ्लैट आकार का है। ठीक, और जो इसका अदर है, जो पिन वाला इंड है वो कैसा है, एक क्ला टाइप का है, यानी कि
जो कील वगैरह दीवार में लगाई गई हैं या लकड़ी में लगाई गई हैं, ठीक, या सॉफ्ट मेटल में लगाई गई हैं, उनको निकालने के लिए यानी कि उसमें फंसा करके उसको निकाल लिया जाता है, यानी कि इसी को क्ला हैमर बोला जाता है। तो पूछा जाता है कि आप लकड़ी में कोई कील वगैरह लगी हुई है, आप उसको किस हैमर की सहायता से निकालेंगे या किस उपकरण की सहायता से निकालेंगे, तो यहाँ पे क्ला हैमर का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके दूसरे सिरे से कील वगैरह निकाल लिया जाता है और इस इंड से इस चोट लगा दिया जाता है, यानी कि हमें जो भी ज़रूरत है वहाँ पे कार्य करने के लिए या स्क्वायरनेस बनाने के लिए है या मार्किंग करने के लिए है, तो हम उस यूज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, सेकेंड है क्रॉस पिन हैमर, यानी कि जो इसका पिन होगा वो वुडन हैंडल के लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री पे लंबवत होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे इमेज में देख सकते हैं कि क्रॉस पिन हैमर दिखाया गया है, क्रॉस पिन हैमर। ठीक, ये हैंडल है, हैंडल की एक्सिस हो गई ये, ठीक, और ये इसका पिन हो गया। अब देख सकते हैं पिन जो है, इसका पिन का जो एक्सिस है वो हैंडल के बिल्कुल कैसे है, लंबवत है, 90 डिग्री पे है। ठीक, यानी कि हैंडल एक्सिस ऐसे है तो इसका इस टाइप का है, यानी कि ये 90 डिग्री पे है, इसलिए इसको बोला जाता है। और इसका दूसरा इंड जो है वो जो फेस है वो कैसा है, इसमें भी फेस कैसा है, फ्लैट है, तो इसका फेस कैसा हो जाएगा, फ्लैट आकार का। यानी कि क्रॉस पिन हैमर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रॉस पिन हैमर किसे कहते हैं, तो क्रॉस पिन हैमर जो पिन का एक्सिस होता है वुडन हैंडल के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत या तिरछा, कभी कभी तिरछा वर्ड यूज करता है हिंदी में, तो तिरछा होता है वुडन हैंडल के अक्ष के। ठीक, तो इसको देख लेते हैं इसकी क्या क्या फीचर्स होती है। इसका पिन हैंडल अक्ष के लंबवत होता है, ठीक, यानी कि इसका जो पिन होगा हैंडल अक्ष के लंबवत होता है या क्रॉस होता है, कभी कभी इसको तिरछा वर्ड यूज करता है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है, तिरछा। ठीक, तिरछा समझ करके आप ये मत सोचिए कि 90 डिग्री के अदर एंगल पे है, बल्कि ये क्रॉस के लिए तिरछा वर्ड यूज करता है। जब गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है उस शब्द को, यानी कि जो क्रॉस को ट्रांसलेट करके उस तिरछा बताता है, तो क्रॉस होता है। फेस चपटा होता है, अभी हम बताए फेस क्या ऐसा होता है, इसका चपटा होता है, जिससे स्क्वायरनेस आप बना सकते हैं मेटल पे, यानी कि फ्लैट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब पे, जो सीट मेटल पे हम काम करते हैं, तो सीट पे जो नालियां बनानी होती हैं, ग्रूव बनाने होते हैं, तो इसी ये जो पिन होता है इसका क्रॉस पिन की सहायता से किया जाता है। ठीक, तो इस सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, बीआईएस के अनुसार इसका वजन कितना होता है, बीआईएस के अनुसार इसका वजन वही जो हैंड हैमर का होता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हैंड हैमर ही होता है, और हैंड हैमर का बीआईएस के अनुसार जो वेट होता है 110 ग्राम से 910 ग्राम तक, यानी कि 0.11 केजी से 0.91 केजी तक होता है। ओके, इसका प्रयोग पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सीट मेटल में, सॉफ्ट मेटल पे नालियां बनाने के लिए, ग्रूव बनाने के लिए या कार्नर पे मेटल को फ्लैट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेट पिन हैमर, यानी कि यहाँ पे क्रॉस था, अब क्या हो जाएगा, ये पिन स्ट्रेट हो जाएगी, तो उसी को स्ट्रेट बोला जाता है। यानी कि हम लोग जो हैमर का क्लासिफिकेशन देखे थे, स्पेसिफिकेशन देखे थे, कैसा था, बाल लाइन जो पिन का या फेस का उसके आधार पे किया जाता है, अथवा सॉरी उसके वजन के आधार पे किया जाता है, तो हम लोग भी उसके पिन के आधार पे कर रहे हैं और फेस के आधार पे कर रहे हैं। तो स्ट्रेट पिन हैमर, इसका पिन हैंडल के अक्ष के समांतर सीधा होता है। ठीक, ये हैंडल हो गया, इसका पिन आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, ये पिन है। ठीक, और ये इसका फेस है, फेस कैसा है, फेस इसका भी फ्लैट ही रहेगा। ठीक, सिर्फ किसमें चेंज आएगी, पिन में चेंज आएगी, तो इसका पिन कैसा होगा, जो वुडन हैंडल है उसके अक्ष के बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक, तो इसका पिन हैंडल अक्ष के समांतर सीधा होता है, इसका फेस चपटा होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसका प्रयोग धातु को फैलाने, ठीक, धातु को फैलाने के लिए, ये कोनों पे, यानी कि जो कॉर्नर होते हैं वहां पे जो धातु इकट्ठे हो जाते हैं वर्क करते समय, उनको फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथा सीट मेटल में चैनल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो सीट मेटल में चैनल बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका वजन जो बीआईएस के अनुसार है, क्योंकि ये भी एक हैंड हैमर है,
हैंड हैमर है, इसलिए इसका वजन भी 0.11 kg से 0.91 kg तक होता है। ठीक, नेक्स्ट है स्लेज हैमर। ठीक, ये स्लेज हैमर है, ये हैंड हैमर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये इसका वजन ज़्यादा होता है, हैंड हैमर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो स्लेज हैमर बहुत भारी होते हैं। ठीक, इसका प्रयोग आप देखते होंगे, यानी कि जो जॉब हैं उन बड़े साइज के जॉबों पे हैमरिंग करने के लिए, चोट मारने के लिए या गिट्टी तोड़ने के लिए जो लेबर यूज़ करते हैं, सड़कों पे देख सकते होंगे आप या घरों में जहाँ पे यूज़ होता होगा, तो स्लेज हैमर होता है। यानी कि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है कभी, और इसको घन हैमर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? घन हथौड़ा, घन हथौड़ा भी इसको कहा जाता है। ठीक, यानी कि घन प्रकार का हथौड़ा। यह हैमर अन्य हैमर से भारी होता है। ठीक, यानी कि इसका वजन जो होगा हैंड हैमर से ज़्यादा होगा। ये लगभग में 9-10 kg तक आते हैं, यानी कि 1.5 kg से 9 kg तक के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसे घन हैमर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी, यानी कि जो लोहारी शाला है, जहाँ पे लोहार लोग काम करते हैं, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शीट मेटल को गर्म करके, या जो लोहे की, ये जो आयरन की मेटल्स होती हैं, उनको गर्म करके फिर उस पर भारी चोट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनको डिजायर्ड शेप में लाने के लिए भारी चोट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका घन स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। यह लोहारी शाला में ठंडी अथवा गर्म दोनों दशाओं में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत भारी हैमर होता है। अगर बहुत भारी मेटल है तो उसको गर्म कर लिया जाता है हल्का, अगर छोटे साइज के जॉब है या सॉफ्ट मेटल है तो उस पर ठंडी अवस्था में ही प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, यानी कि यह दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सकता है। इसका वजन तौल, यानी कि इसका जो तौल होता है 2 kg से 10 kg तक। ठीक, और कहीं कहीं इसका 1.5 से 9 kg तक भी मिलेगा। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार आप लोग चॉइस इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको हैंडल की लंबाई, जो इसकी हैंडल की लंबाई है, हैंड हैमर की अपेक्षा बड़ी रखी जाती है। क्योंकि जो हैंड हैमर होते हैं वो बैठ करके भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लंबाई अधिक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको खड़े होकर के इसको चलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा भारी होता है तो आप बैठे बैठे इसको नहीं चला पाएंगे, इसलिए इसको खड़े होकर के चलाने की जरूरत पड़ती है। तो इसकी जो हैंडल की लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। ठीक, इमेज में आप देख रहे होंगे ये घन हैमर है, यानी कि स्लेज हैमर है। ठीक, ये स्लेज हैमर है। इसका ये फेस हो गया, यानी कि जो फेस होता है घन घन टाइप का होता है, ये ऑक्टागोनल शेप में होती है। ठीक, और ये वुडन हैंडल होती है। वुडन, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर। ठीक, इसका ये फेस हो जाए, ये फेस है। ठीक, 2 फेस हो गए, वुडन हैंडल हो गए, और बीच वाले पार्ट को, ये भी उस आई होल ही होता है, और इंटरनल टेपर रखा जाता है, क्योंकि इसको वेज लगाकर किस हैंडल को अच्छी तरीके से मतलब क्लाइंब कर लिया जाए ताकि ये ढीला ना हो सके। ठीक, और बाहर निकल ना सके। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग स्लेज हैमर देख चुके और हैंड हैमर देख चुके, और ये क्या है, अब लाइट हैमर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यानी कि कैसा है, बहुत हल्के कार्यों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो लाइट हैमर कहलाते हैं। लाइट हैमर में सॉफ्ट हैमर हो गया, प्लास्टिक हैमर हो गया, चमड़ा का हैमर हो गया, लेदर का हो गया, और मैलेट हो गया, यानी जो लकड़ी का हैमर है वो मैलेट उसको कहते हैं, वो हो गया। ये सब लाइट वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, और इनको सॉफ्ट हैमर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट हैमर क्या होते हैं? इसका प्रयोग नर्म धातुओं पर चोट लगाने के लिए या मार्किंग करने के लिए या फिटिंग संबंधी कार्यों करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे नर्म धातुओं का, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, नायलॉन हो गया इत्यादि। ठीक, नर्म धातुओं पे जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, नायलॉन इत्यादि पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नर्म धातुओं अथवा कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये है प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, ये धातु नहीं होते हैं बल्कि ये मटेरियल होते हैं। ठीक, ये और नेक्स्ट पॉइंट है कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पे आप फिनिश्ड या ऑलरेडी आपकी जॉब फिनिश हो गई हो, वहाँ पे हल्की सी चोट लगा करके फिट करने की जरूरत होती है, वहाँ पे फिनिश्ड पार्ट
ये सॉफ्ट हैमर प्रयोग किया जाता है, यानी कि फिनिश्ड पार्ट पे जो आप पार्ट को फिनिश कर चुके हैं उनको फाइनल रूप फिटिंग देना है तो हल्की चोट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे जिससे हम हाथ से पुश लगा करके या पुल लगा कर नहीं कर सकते हैं, तो उसको सॉफ्ट हैमर की सहायता से फिट कर लिया जाता है, यानी कि फिनिश्ड पार्ट पे या नर्म धातुओं पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इमेज में देख सकते होंगे ये सॉफ्ट हैमर है। सॉफ्ट हैमर का ये किसका बना होगा? हार्ड रबड़ का। ठीक, इसके फेस होते हैं ये हार्ड रबड़ का बना होता है। सॉफ्ट ये हैमर है। ठीक, ये इसका हैंडल जो है लकड़ी का नहीं प्लास्टिक का बना हुआ है। लकड़ी का भी हैंडल बनता है, प्लास्टिक का भी हैंडल बनता है। लकड़ी का हैंडल बनाने से फायदा ये होता है कि शॉक अब्जॉर्बिंग होता है, वो आपके जो झटके लगते जो आप मेटल पे चोट मारते हैं, जो उस पे से जो वाइब्रेशन उसमें रिएक्शन के थ्रू जो आता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसलिए लकड़ी वाला, और वो वजन में भी लाइट होता है यानी कि हल्का होता है, इसलिए लकड़ी वाला ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है प्लास्टिक हैमर, यानी ये भी एक सॉफ्ट हैमर में ही आता है। ये प्लास्टिक का हैमर, यानी प्लास्टिक, इसमें जो स्ट्राइकिंग वाला जो फेस है या इसका जो मेटल है हेड वाला, ये किसका प्रयोग किया जाता है? लाइट का, वो सॉरी प्लास्टिक का। ठीक, बीच वाले पार्ट में स्टील का बना लिया जाता है, एक स्टील का एक ढांचा बना लिया जाता है, फिर उसी में प्लास्टिक का फिट कर दिया जाता है। ठीक, प्लास्टिक वाला इंड फिट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको प्लास्टिक हैमर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सॉफ्ट हैमर ही है। ठीक, तो इसकी बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। ये वाली बॉडी, ऊपर वाली बॉडी इसकी स्टील की बनी हो गई, ये वाली। ठीक, दोनों सिरों पे प्लास्टिक का टुकड़ा सॉरी प्लास्टिक के टुकड़े को साइज के अनुसार फिट कर दिया जाता है, यानी कि जिस ये जो स्टील का जो कवर बनाए हुए हैं उसी के साइज के अनुसार जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता है उसको फिट कर लिया जाता है दोनों एंड पे। ठीक, के अनुसार फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग फिनिश्ड पार्ट को फिट करने के लिए, यानी कि इसका भी प्रयोग जो फिनिश्ड पार्ट है उसको प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रॉ हाइड हैमर, यानी कि जो लेदर हैमर होता है या कच्चे चमड़े का जो हैमर होता है उसको रॉ हाइड हैमर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लेदर, यानी कि चमड़ा, चमड़ा हथौड़ा। ठीक, रॉ हाइड हैमर, रॉ का मतलब किससे है? चमड़ा से, RAW। ठीक, इसकी बॉडी प्राय सॉरी इसकी बॉडी भी प्राय किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है इसकी बॉडी? स्टील की। ठीक, फिर उसी में जैसे प्लास्टिक को फिट किया जा रहा था दोनों एंड पे उसके साइज के अनुसार, तो यहाँ भी चमड़े का जो हेड होता है वो इसी में स्टील में फिट कर दिया जाता है। ठीक, इसलिए इसको चमड़े का हथौड़ा भी बोला जाता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह ही किया जाता है, यानी कि इसका भी प्रयोग जो सॉफ्ट हैमर की तरह ही किया जाएगा और फिनिश पार्ट पे हल्की सी चोट लगा करके फिट करने के लिए इसकी जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है माइलेट, यानी कि ये भी एक प्रकार का हथौड़ा ही होता है और सॉफ्ट हैमर की तरह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हल्के कार्यों की जैसे जैसे बर्तन बनाना हो गया, जो जिसको हम लोग ठठेरा बोलते हैं, जो यूज करता है वो लकड़ी का बना हुआ मैलेट यूज करता है। ठीक, यानी कभी कभी इसको लकड़ी का हथौड़ा भी के नाम से जाना जाता है, इसी को मैलेट कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में। तो ये हार्डवुड का बना होता है। इसका प्रयोग सीट मेटल में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे जो सीट मेटल कार्य हो रहे हों इसमें, तो वहाँ पे सॉफ्ट कार्य जो लाइट वर्क के लिए जो हल्के से चोट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे इसका प्रयोग मैलेट का किया जाता है। जैसे कहाँ, जैसे आप बर्तन बना रहे हो, बाल्टी बना रहे हैं सॉरी कुकर बना रहे हैं, थाली बना रहे हैं, इत्यादि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीट मेटल कार्यों में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कारपेंटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। ये किसका बना होगा? हार्ड लकड़ी का दे दे चाहे लकड़ी का दे दे, और ये इसका प्रयोग हल्के कार्यों की में जैसे सीट मेटल कार्य में बर्तन बनाना हो गया जो ठठेरा यूज करते हैं, या कारपेंटरी शॉप में यूज किया जाता है, या जो बक्सा वक्सा बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इमेज में देख सकते होंगे ये वुड का इसका
वुड का इसका हेड भी होता है, चिक भी होता है, यानी कि सारा पार्ट इसका लकड़ी का ही होता है, और हैंडल भी इसका लकड़ी का ही होगा। ठीक, हैंडल और इसका जो हेड होगा दोनों वो भी लकड़ी का ही होगा, और ये सेम आकार का होता है, कभी कभी डिफरेंट आकार का भी होता है, यानी कि ये दोनों आकारों में हो सकता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? शीट मेटल कार्य में, जैसे बर्तन बनाना हो गया, बॉक्स बनाना हो गया, इत्यादि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हैमर हैंडल। अब हम हैमर के जो सभी पार्ट हैं उसको पढ़ लिए हैं, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? इसको हैमर के हैंडल का, यानी क्या इसकी क्या विशेषता होती है जिसके कारण से लकड़ी का हैमर हैंडल प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी का हैंडल प्रयोग करने का सबसे अच्छा जो कारण होता है क्या? क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्विंग होता है। ये आप जो आप मेटल पे हैमरिंग करते हैं, जो उसके रिएक्शन के थ्रू जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, अगर मेटल का होगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और वो आपके हाथ में वो लग सकता है, यानी कि आपको हाथ में वो चोट पहुंचा सकता है। इसलिए लकड़ी का हैंडल प्रयोग किया जाता है, जिससे वो शॉक को ऑब्जर्व कर ले। और दूसरा कारण इसका वेट में जो लाइट होता है, यानी कि इसका जो वजन होगा वो हल्का होने के कारण भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण होता है वो शॉक ऑब्जर्विंग रीजन होता है। ठीक, यानी कि हैंडल प्रायः लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में स्प्रिंग एक्शन यानी कि शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, ठीक, शॉक ऑब्जर्विंग क्षमता अच्छी होती है। ठीक, साधारण कार्यों के लिए हैंडल की लंबाई 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ठीक, यानी कि जो हैंडल की लंबाई होती है 30 से 35 सेंटीमीटर तक रखी जाएगी किसमें? हैंड हैमर में। और स्लेज हैमर में, यानी कि भारी कार्यों के लिए जो होता है उसकी लंबाई हैंडल की बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि उसको खड़े होकर के चलाने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी लंबाई अधिक रखी जाती है। और अधिक कितनी रखी जाएगी? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई रखी जाती है, यानी कि भारी हैमर की। हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं, यानी कि अगर आप हैमर को सॉरी उसके हेड की तरफ से, यानी कि इंड से, और जैसे जैसे आप हेड की तरफ आगे जाएंगे तो आप उसको पकड़ने की जो तरीका होता है उसको चोकिंग बोलते हैं। इसमें लीवरेज बहुत कम मिलता है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम मिलेगा। यानी कि आप मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं? यानी कि जो हम लोग जो लोड उठा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, और उसके जो नीचे है, यानी कि जो अपान में रहेगा क्या, जो हम अफर्ट लगा रहे हैं वो कितना, उसके कंपेरिजन में उसको लीवरेज बोलते हैं। यानी कि कम बल लगा करके ज़्यादा कार्य करना या ज़्यादा लोड को हटाना, वो मैकेनिकल एडवांटेज है, लीवरेज है। तो आप जैसे जैसे हेड की तरफ बढ़ते जाएंगे लीवरेज कम होता जाएगा, फिर उसी को अगर आप बिल्कुल हेड की तरफ पास से पकड़ रहे हैं उसको चोकिंग कहते हैं। ठीक, हैंडल को दूर सिरे पे पकड़ने से यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज अधिक मिलता है, यानी जैसे जैसे आप इंड की तरफ जाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाता है। ठीक, तो हमें कहाँ पकड़ना सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है? हैमर हैंडल के इंड पे। ठीक, न कि हेड की तरफ जाएंगे तो चोकिंग होगी और लीवरेज कम मिलेगा, जिससे आप अधिक बल लगाएंगे लेकिन तो चोट जो लगेगी वो कम लगेगी। ठीक, नेक्स्ट है हैमर समाप्त हो गया स्ट्राइकिंग टूल। अब ये सपोर्टिंग टूल में आते हैं। ठीक, सपोर्टिंग टूल है और चेकिंग टूल में भी इसको रखा जाता है, यानी कि किस प्रकार का जो भी ब्लॉक है किस प्रकार का टूल है? सपोर्टिंग टूल है, प्लस क्या है? चोकिंग टूल है, और ये मार्किंग टूल में भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि सपोर्टिंग, मार्किंग और चेकिंग टूल। चेकिंग किस तरह से हुआ? ये राउंड ने ये जो सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उनको सपोर्ट करके, और जो उनका जो सेंटर का लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है, ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जो हम लोग पढ़े थे उसकी सहायता से किया जाता है। तो ये इस चेकिंग तरह भी इसका यूज किया जाता है। तो वी ब्लॉक इमेज में आप सबसे पहले देख लीजिए, ये एक मेटल का वी ब्लॉक है। ठीक, और ये वी टाइप का बना होता है, इसीलिए इसको वी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। वी, और इसका एंगल कितना होता है? ये किसी भी कंडीशन में 90 डिग्री से कम नहीं होगा। ओके, और ये इसमें एक साइड में इसके स्लॉट कटे होते हैं। ठीक, आप ये स्लॉट देख रहे होंगे, ये स्लॉट कटे होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे भी कटा हुआ है, तो इसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? स्लॉट। ठीक, इसी के आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। अगर जितने ग्रूव हैं उसको लेबल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस ग्रूव को किसके नाम से जाना जाएगा? लेबल। किसके नाम से जाना जाएगा? लेबल। यानी कि यहाँ पे कितने लेबल हो गए? 2 लेबल हो गए। स्लॉट कितने हो गए? 1 हो गए।
यानी कि एक फेस पे जितने स्लॉट होते हैं उसको उतने नंबर में काउंट किया जाता है। यहाँ पे आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला स्लॉट ये भी स्लॉट है, लेकिन एक फेस पे हमें स्लॉट चाहिए। एक फेस पे जितने स्लॉट होंगे उतने क्या होंगे, ग्रुप कहलाएंगे। यानी कि एक क्या हो जाएगा, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, यानी कि दो लेवल हो गए, दो लेवल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, डबल लेवल और सिंगल ग्रुप, यानी कि सिंगल लेवल डबल सॉरी डबल लेवल सिंगल ग्रुप हो जाएगा। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल लेवल। डबल लेवल यानी कि डबल जो भी आकार का जो बना हुआ है दो है, इसलिए उसका नाम डबल हो गया, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। इस स्लॉट को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। इसका नामकरण पूछा जाता है कि आपको इमेज में दे देगा, फिर पूछेगा कि कौन सा वी ब्लॉक है, यानी कि उसका नाम दे देगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, इस टाइप से नामकरण दे करके पूछता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी ग्रुप होता है उसको लेवल बोला जाता है, और जो रेक्टेंगल स्लॉट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको ग्रुप बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसका फीचर क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है वी ब्लॉक में। यह एक सपोर्टिंग एंड चेकिंग टूल होता है। ठीक, सपोर्टिंग हो गया क्योंकि इस पे क्या होती है, जो सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उनको रख करके ड्रिलिंग करना हो गया या उनकी सेंटरिंग करनी हो गई, इत्यादि कार्यों को किया जाता है। और किस प्रकार के कार्य जॉब को होल्ड करता है, ये ओनली सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने तथा सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने यानी कि पकड़ने तथा सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पे, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किया जाएगा, और इसका किसी भी परिस्थितियों में जो वी एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है, जनरली किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, या अगर कास्ट आयरन नहीं है ऑप्शन में तो क्या दिया रहता है, फोर्ज स्टील दिया होता है। ठीक, या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन दिया रहेगा, या हाई क्वालिटी कास्ट आयरन दिया रहेगा, या हाई क्वालिटी स्टील दिया रहता है। ठीक, तो जो साधारणतः जो बनाए जाते हैं वो कास्ट आयरन के बनाया जाता है। ठीक, और एक वी ब्लॉक जो एक प्रकार डिफरेंट प्रकार का वी ब्लॉक होते हैं जो पेयर में हमेशा पाए जाते हैं, वो यानी कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, हमेशा पेयर में बनाए जाते हैं। उनको मैच पेयर वी ब्लॉक के नाम से उनको जाना जाता है, यानी कि हमेशा वो पेयर में पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, मैच पेयर वी ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वी ब्लॉक को नंबर एंड लेटर्स में व्यक्त किया जाता है, इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो मैच प्लेट वी ब्लॉक होते हैं उसको नंबर में और लेटर में यानी कि A to Z, और नंबर में यानी कि 0 to 9 जो डिजिट होते हैं उनकी सहायता से इनको व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, वी ब्लॉक में जो वी ग्रुप्स को लेवल कहते हैं। अभी हम लोग बताए कौन से लेवल कौन सा हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये लेवल जो 90 डिग्री है इसी को लेवल बोला जाता है। ठीक, तो ये भी लेवल हो जाएगा। और जो रेक्टेंगल स्लॉट होते हैं, स्लॉट को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ठीक, भी ब्लॉक जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको लेवल कहा जाता है, और जो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल जो स्लॉट होते हैं जो ग्रुप होते हैं उनको ग्रुप कहा जाता है। ठीक, यानी कि एक लेवल टर्म हो गया और एक ग्रुप टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, इसी के आधार पर इनका नामनक्लेचर किया जाता है या नामकरण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इस आधार पर सिंगल लेवल वी ब्लॉक, डबल ग्रुप यानी कि सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, डबल लेवल या डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक इत्यादि नामों से इसका नामकरण किया जाता है। ठीक, यानी कि जितने लेवल होंगे उतने उनके नंबर के आगे डबल ट्रिपल ये जो प्रीफिक्स है वर्ड यूज कर लेंगे, और उसके बाद में जो जितने स्लॉट यानी कि जो रेक्टेंगल स्लॉट बने हुए हैं उनके लिए उतने ही, जैसे सिंगल ग्रुप हो गया, डबल ग्रुप हो गया इत्यादि जो प्रीफिक्स है उसके लिए यूज कर लिया जाता है।
ठीक, इसी आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक दो ग्रेडों में पाए जाते हैं, ठीक, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। कितने ग्रेड में पाए जाते हैं? ये दो ग्रेड में, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड ए वाले जो होते हैं वो अधिक परिशुद्ध होते हैं, अधिक एक्यूरेट होते हैं, और वो अच्छी क्वालिटी के मेटल से या मटेरियल से बनाए जाते हैं। और इसकी ये अपेक्षा और इसकी लंबाई जो होती है 100 mm होती है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे अच्छे खासे परिशुद्ध होते हैं, इसलिए इनकी जो वजन है या साइज है कम रखी जाती है। यह हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं, ठीक, यानी कि अच्छे खासे परिशुद्ध होते हैं, हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं, और यह ज़्यादातर 100 mm लंबाई तक के साइज में उपलब्ध होते हैं मार्केट में। इसको ग्रेड ए के बी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और ग्रेड बी यानी कि उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी कि कम परिशुद्ध हो जाएगा ये। तो बी ग्रेड वाले बी ब्लॉक कम परिशुद्ध होते हैं, यह ज़्यादा लंबाई में यानी कि 300 mm तक लंबाई में पाए जाते हैं, और यह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और ग्रेड ए वाले किसके बनाए जा रहे थे? हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते थे, ठीक। नेक्स्ट है एंगल प्लेट, ठीक, ये किसमें है? ये भी सपोर्टिंग या फिक्सिंग, इसको फिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एंगल प्लेट कैसा है? सपोर्टिंग, क्लैंपिंग या फिक्सिंग टूल होता है, ठीक। एंगल प्लेट की जो कोरे होती हैं 90 डिग्री पे बनी होती है, ठीक। यानी कि इमेज में आप पहले देख लेते हैं हम लोग। इमेज में क्या है दिखाई गई है? एक एंगल प्लेट दिखाई गई है। एक इसका ये फेस हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल फेस होता है, और एक वर्टिकल फेस ये हो गया, ठीक। आप देख रहे होंगे बीच बीच में स्लॉट कटे होते हैं। ये किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये जो स्लॉट होते हैं एक क्लैंपिंग करने के लिए काम आते हैं। जैसे नट बोल्ट की सहायता से किसी जॉब को क्लैंप करना हो गया, जैसे फेस प्लेट पे क्लैंप करना हो गया, या ड्रिलिंग करते समय फेस या उसको क्लैंप करने की जरूरत पड़ गई, या अन्य जगह पे एक क्लैंपिंग के लिए पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। और इसके काटने से दूसरा फायदा क्या होता है? इसको काटने से स्लॉट दूसरा फायदा ये होता है कि इसका वो जो वजन होता है कम हो जाता है, ठीक। तो वजन में भी हल्का हो जाता है। और क्या करता है ये? जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन को उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी इस पे एक्सपेंशन को एडजस्ट कर सकता है, ये खाली होने स्थान होने के कारण, ठीक। तो हम लोग इसको इसके फीचर्स देख लेते हैं। एंगल प्लेट की जो कोरे होती हैं हमेशा 90 डिग्री पे होंगी, यानी कि जो ये कोरे होती हैं एक दोनों फेस के बीच में, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये कास्ट आयरन की बनी होती है, यानी कि ये भी जो बी ब्लॉक के जो मटेरियल होते हैं उसी मटेरियल के ये भी बनाए जाते हैं, ठीक, कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी कि मार्किंग करते समय सपोर्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? सपोर्टिंग टूल। बी ब्लॉक भी सपोर्टिंग टूल है और चेकिंग टूल है। ये कैसा है? सपोर्टिंग टूल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं जिसका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो अभी हम बताएं कि जो ये स्लॉट होते हैं इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो एंगल प्लेट में जो स्लॉट्स कटे होते हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं उनका प्रयोग जॉब को मार्किंग करते समय जॉब को क्लैंप करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। एंगल प्लेट की कोरे 90 डिग्री पे होती है, ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं, या अच्छे प्रकार के जो प्रिसाइज एंगल प्लेट होते हैं वो हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं, या क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये इस तरह की आपको ऑप्शन में मिलेगा, यानी क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, हाई क्वालिटी स्टील या कास्ट आयरन। जो साधारणतः जो जनरली बनाए जाते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यह प्रायः इसके अब देख लेते हैं इस मटेरियल, यह प्रायः क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील से, यानी कि हाई क्वालिटी स्टील से बनाए जाते हैं। एंगल प्लेट प्रायः 2 ग्रेड में पाई जाती हैं। कितने ग्रेड में पाई जाती हैं? 2 ग्रेड में पाई जाती हैं, ठीक। यानी ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक। यह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बने होगा या हाई क्वालिटी स्टील का बना होगा। यह 2 ग्रेडों में पाया जाता है। एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है? 2 ग्रेडों में पाई जाती है। कौन कौन? ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक। यह अधिक परिशुद्ध होते हैं, यह कम परिशुद्ध होता है। यह जो ग्रेड ए वाला होता है वो टूल रूम यानी कि जो लैब होते हैं इंडस्ट्री में या कारखाने में, जो एक
रूम रखा जाता है, टूल रूम, जिसमें टूल रखे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रकार के जो टूल होते हैं उनको रखा जाता है, ताकि वो कार्य करते समय वो इसकी जो एक्यूरेसी है इफेक्ट ना हो। क्योंकि जो श्रमिक कार्य करते हैं वो रफली काम करते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी यूज करते करते डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर उनको टूल रूम में जो रखे स्टैंडर्ड टूल रखे होते हैं उनकी सहायता से उनको कैलिब्रेट कर लिया जाता है। ठीक, ग्रेड ए वाले ये अधिक परिशुद्ध होते हैं, ये टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं, और ग्रेड बी वाले कम परिशुद्ध होते हैं और ये मशीन शॉप में वर्किंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्क्राइबर। ये भी एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है, जिसकी सहायता से लाइन को स्क्रैच किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हमें मार्किंग करनी होती है, जो ड्राइंग के अनुसार जो निशान लगाते हैं, उस निशान को स्क्राइबर की सहायता से मेटल पे जैसे हम चाक लगाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा मोटे में लग जाता है और वो कुछ समय के बाद मिट जाता है, फैल जाता है। तो वो एक्यूरेट ना होने के कारण उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, इसलिए स्क्राइबर का प्रयोग करके निशान लगाया जाता है मेटल पे। ठीक, तो ये एक प्रकार का ये कैसा है, मार्किंग टूल है। ठीक, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक प्रकार कैसा है, ये मार्किंग टूल होता है, ये मार्किंग टूल होता है। ठीक, स्क्राइबर एक तेज धार वाला यानी कि शार्प एज वाला मार्किंग टूल होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि इसका प्रयोग अब मेटल पे लाइन ड्रा करने के लिए यानी कि निशान लगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो स्क्राइबर होता है। ठीक, इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। ठीक, क्यों क्योंकि ये इनको दूसरे मेटल पे स्क्रैच करना होता है, खरोच लगाना होता है, इसलिए कि इसके यानी कि इसका हार्ड मेटल का बना होगा तभी ये अन्य प्रकार के मेटल को कट कर पाएंगे, इसलिए हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। सॉरी, इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड किया होता है। ठीक, जो इसका कोना होता है, इसमें देखिए ये जो कोना होता है इसका, ये 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका यानी कि जो टिप पॉइंट होती है 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके बनाई जाती है। ठीक, तो वहीं 12 से 15 डिग्री पे इसके जो कोने को शार्प करके ग्राइंड करके शार्प कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पॉकेट स्क्राइबर। सॉरी, जो पॉकेट स्क्राइबर होता है यानी कि जो हम लोग इसको पॉकेट में लेकर के चलते हैं या पॉकेट में रखते हैं, उस प्रकार का जो स्क्राइबर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 mm होती है। तो पूछा जाता है पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है, 100 mm होती है। ठीक, स्क्राइबर एक तेज धार वाला यानी कि शार्प एज वाला एक मार्किंग टूल होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक, यह मेटल पे लाइन खींचने के लिए यानी कि निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके शार्प तेज कर लिया जाता है। पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई 100 mm तक रखी जाती है। ठीक, यानी कि पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है, 100 mm होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेट स्क्राइबर, यानी कि अब इस स्क्राइबर की जो टाइप है वो देख रहे हैं। स्ट्रेट स्क्राइबर यानी कि जो इसकी पॉइंट होगी बिल्कुल सीधी होगी और कैसी होगी, नुकीली होगी। ठीक, सीधी, नुकीली और शार्प होगी। ठीक, स्ट्रेट स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है, यानी कि 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके नुकीला कर लिया जाता है और सीधा होता है। ठीक, इसकी बॉडी प्लेन या नर्लिंग की हुई होती है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो प्लेन रखी जाती है, यानी कि ये वाली बॉडी, इतना वाले भाग को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। और ये जो शार्प इंड होता है इसका 12 से 15 डिग्री इसको ग्राइंड कर लिया जाता है शार्प बनाने के लिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको पॉइंट बोला जाता है। ठीक, और ये इसका पकड़ने ये इसका हेड होता है। ठीक, इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट स्क्राइबर यानी कि ये सीधा होने के कारण इसको स्ट्रेट स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बेंट स्क्राइबर, यानी कि इसका जो शार्प एज होगा वो बेंट होगा। ठीक, तो इसका ये वाला सिरा आप देख रहे होंगे, ये दो इंड होते हैं इसके, एक सिरा बेंट होता है, कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। ठीक, कितने पे होगा, 90 डिग्री पे बेंट होता है। 90 डिग्री पे इसको बेंट इंड या बेंट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और बीच में इसकी बॉडी कैसी होती है, नर्लिंग की हुई होती है। कैसी होती है, नर्लिंग की होती है। किसके लिए, ग्रिप के लिए। ठीक, नर्लिंग की होती है किसके लिए, ग्रिपिंग के लिए।
और इसका दूसरा एंड जो होता है शार्प होगा, सीधा होगा और नुकीला होता है। ठीक, ये कितना पे होता है, 12 से 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड कर लिया जाता है। ठीक, स्ट्रेट पॉइंट, इसका एक सिरा सीधा व नुकीला तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री पे नुकीला व मुड़ा हुआ होता है, यानी 90 डिग्री पे उसको बेंड कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम बेंट स्क्राइबर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है इसका सीधा सिरा प्रयोग का, इसके सीधा सिरा का जो प्रयोग किया जाता है साधारण लाइन खींचने के लिए, यानी कि जो हम इस इंड का प्रयोग करेंगे साधारण लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है इस इंड का। ठीक, और जो हॉलो जॉब होते हैं, जो खोखले जॉब होते हैं, उसमें आंतरिक जो मार्किंग लाइन खींचने के लिए होती है प्रयोग में किया जाता है, उसके लिए इस इंड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हॉलो जॉब होते हैं उनमें जो प्रवेश करा करके उसमें निशान लगा सकते हैं। ठीक, तो बेंड स्क्राइबर का जो हॉलो पाइप है या हॉलो सेक्शन जॉब है उनमें किया जाता है। ठीक, और मुड़ा सिरा, इसका जो मुड़ा हुआ सिरा होता है, बेंड सिरा होता है, खोखले जाबों की छोटे मापों के अंदरूनी सतह पे लाइन खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्क्राइबर, यानी कि जो थर्ड प्रकार का है, कैसा है, एडजस्टेबल स्क्राइबर है। वो इसके पिछले दोनों जो स्ट्रेट स्क्राइबर था और जो बेंड स्क्राइबर था, कैसा था, फिक्स था, यानी कि वो उनके जो पॉइंट होती थी एक जगह फिक्स रखी जाती है। एडजस्टेबल में क्या होता है, ये एडजस्टेबल में इसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसकी बॉडी पूरी लंबाई में इसकी बॉडी में पूरी लंबाई में एक गोल सुराख बना होता है, यानी कि एक स्लॉट कटा होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये इसकी बॉडी है, ये पूरा यहाँ तक एक स्लॉट कटा होता है। ठीक, ये स्लॉट कटा होता है, स्लॉट कटा होता है और उसी में ब्लेड लगाया जाता है। ठीक, तो जिसमें साधारण जो स्क्राइबर होता है, यहाँ पे स्क्राइबर रहेगा, स्क्राइबर जो साधारण स्क्राइबर होता है इसी में फिट कर लिया जाता है। ठीक, ये जो स्क्राइबर है उसी में फिट कर लिया जाता है और इसको कहीं पर भी समायोजित किया जा सकता है। फिर इसको कहीं पर भी अपने लंबाई के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कहीं पर भी क्लैंप किया जा सकता है। ठीक, इसकी पूरी लंबाई लगभग 200 mm होती है। ठीक, जो एडजस्टेबल स्क्राइबर होती है इसकी कितनी लंबाई होती है, 200 mm तक होती है। ठीक, नेक्स्ट है चौथा और अंतिम स्क्राइबर का जो प्रकार होता है वो चौथा है ऑफसेट स्क्राइबर। कौन सा ऑफसेट, यानी कि जो इसका मार्किंग पॉइंट होगा वो एक्सिस पे ना होकर के उससे कहीं ऊपर या नीचे होगा, यानी कि उसी को ऑफसेट स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है या ऑफसेट उसको बोला जाता है। ठीक, ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि आप मार्किंग करते समय टेबल पे आप जब मार्किंग कर रहे होंगे ड्राइंग के अनुसार, तो क्या होता है वहाँ पे हम ऑफसेट स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज में सेट कर लेते हैं, यानी कि लगा लेते हैं, फिर उसी की सहायता से मार्किंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ मार्किंग करते समय प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, और इसको मार्किंग इस इंड से मार्किंग करते समय इसका जो जॉब के सरफेस से जो एंगल रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 30 से 35 डिग्री। ठीक, 30 से 35 डिग्री मार्किंग करते समय उसका सरफेस और स्क्राइबर के जो इंड का जो बीच का कोण रखा जाता है वो कितना, 30 से 35 डिग्री। जैसे ये की जॉब है तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधे लंबवत न रख करके बिल्कुल ऐसे रखा जाता है। ठीक, ताकि ये इसका पूरा एज कांटेक्ट में न आए, एक पॉइंट ही कांटेक्ट में आए और इसे जो इस लाइन ड्रा किया जाए बिल्कुल शार्प रहे और स्पष्ट उसको देख सके। ठीक, तो ऑफसेट स्क्राइबर देख लिए हम लोग। इसका ऑफसेट ये आपका एक्सिस है स्क्राइबर का, एक्सिस पे ना होकर के बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए इसको ऑफसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये वर्नियर हाइट गेज है, ये आप इस दिख ही रहे हैं, ये वर्नियर हाइट गेज है और इसका ये बेस है। ठीक, तो वर्नियर हाइट गेज के साथ बेंड ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग निशान लगाने के लिए या जॉब पे मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो हम लोग आज ये हम लोग के तीसरे जो चैप्टर है मेजरिंग डिवाइस एंड टूल वो थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों में से अगर दोनों को लेके चलना है तो उसके लिए भी आप लिखिएगा, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराना हो उसके लिए भी आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।